Hello students, I am again back with part 2 of chapter number 6, Asia, the largest continent, location and physical features. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. बेटा उसको देखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट जो है इस चैप्टर का वो हम पार्ट 1 में कंप्लीट कर चुके हैं. Only 2-3 pages are left which we are going to complete in part 2. पार्ट 2 में से वो बचे हुए 2-3 पेजेस ही हम लोग करेंगे, ठीक है. मैक्सिमम पार्ट 1 में है. अच्छा, एक बात और बता दें हम कि यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं. ठीक, कोई बात अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 में द हिमालयन माउंटेन रेंजेस से. अब मैं हिमालयन माउंटेन रेंजेस आपको बताऊं उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट है. अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सुनो. देखो, यहाँ पर अगर पामेर नॉट है तो इस पामेर नॉट से हर डायरेक्शन में, ये पामेर नॉट रेडिएट करती है बहुत सारी माउंटेन रेंजेस को. हर डायरेक्शन में क्या निकली हैं? माउंटेन रेंजेस. तो हम लोग सुलेमान पढ़ चुके हैं, है ना. हम लोग कुनलून पढ़ चुके हैं. अब यहाँ पर हम हिमालय को पढ़ेंगे तो ये जैसे ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और साउथ है. तो बच्चा हम लोग ये वाली माउंटेन रेंजेस को पढ़ चुके हैं, ये वाली माउंटेन रेंजेस को पढ़ चुके हैं, सुलेमान को पढ़ चुके हैं, है ना. तो अब हम जो पार्ट रह गया इसको पढ़ेंगे, मतलब साउथ ईस्ट को पढ़ेंगे. तो ये जो हिमालयन माउंटेन रेंजेस हैं ये है पामेर नॉट. इसको क्या बोलते हैं बेटा? पामेर नॉट. फर्स्ट पार्ट आपने देखा होगा तो आपको पामेर नॉट क्लियर होगी. तो पामेर नॉट, जैसे ये हमारे इंडिया का जम्मू एंड कश्मीर रीजन है, इसके ऊपर यहाँ पर आपको पामेर नॉट मिलेगी. तो पामेर नॉट के अब हम साउथ ईस्ट और ईस्ट में जो माउंटेन रेंजेस हैं उनको पढ़ेंगे. तो हिमालयन माउंटेन रेंज कहाँ पर है? पामेर नॉट के साउथ ईस्ट और ईस्ट. दीज प्रोसीड टू साउथ ईस्ट एंड देन टू ईस्ट. ये कहाँ जा रही हैं? साउथ ईस्ट जा रही हैं. किसके साउथ ईस्ट जा रही हैं बच्चा? पामेर नॉट के. और फिर कहाँ जा रही हैं? ईस्ट में जा रही हैं. हम सब लोगों ने हमारे बचपन की क्लासेस में जीके में पढ़ा होगा द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड. सबने पढ़ा है ना. क्या है? माउंट एवरेस्ट. कितनी हाइट है बच्चा इसकी? 8848. माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8848. ये कहाँ पर है? हिमालयन माउंटेन रेंजेस में ही है. ये तो छोड़ो, वर्ल्ड की जो टॉप 10 हाईएस्ट माउंटेन पीक हैं वो सारी आपको हिमालयन रेंज में ही मिलेंगी. चलो, तो जो हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वर्ल्ड की, जिसकी हाइट है 8848, उसका नाम है माउंट एवरेस्ट. ये किस कंट्री में है बच्चा? ये है नेपाल में. चलो, दिस माउंटेन रेंज फॉर्म द नदर्न वॉल फॉर द सदर्न एशिया. पूरे सदर्न एशिया के लिए ये नदर्न वॉल का काम करती है. भले ही वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इंडिया हो, भूटान हो, अपना नेपाल हो, इन सब के लिए नदर्न वॉल का काम करती है. अब जैसे मैं आपको मैप बना के बताऊँ तो देखो, इंडिया का मैप ऐसा है. फिर यहीं से नीचे जाते हैं तो भूटान, नेपाल आते जाता है. तो ये माउंटेन्स आपको ये मिलेंगे. तो ये नदर्न वॉल बना रहे हैं, इंडिया के लिए भी बना रहे हैं, भूटान के लिए भी बना रहे हैं, नेपाल के लिए भी बना रहे हैं, बांग्लादेश के लिए भी बना रहे हैं, पाकिस्तान के लिए भी बना रहे हैं, है ना. तो हिमालयन माउंटेन क्या बनाते हैं? नदर्न वॉल. किसके लिए? सदर्न एशिया के लिए. और सदर्न एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश एक्सेट्रा. इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के नॉर्थ ईस्ट में ये जो माउंटेन रेंज है ये टर्न कर जाती है साउथवर्ड और उन्हें कहते हैं पटकाई बूम. साउथवर्ड जब ये मूव कर रही हैं तो इन्हें क्या कह रहे हैं? पटकाई बूम. अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड म्यांमार, म्यांमार और इंडिया की बॉर्डर पे ये जब ये साउथवर्ड मूव कर रही हैं तो इन्हें वहाँ पर क्या कहा जा रहा है? पटकाई बूम. ठीक, कोई बात. आगे जाके ये म्यांमार में वापस जाती हैं. फर्दर टू द साउथ ऑफ म्यांमार, म्यांमार के साउथ में इन्हें नाम दिया जाता है अराकान योमा एंड पेगू योमा. तो यही हिमालयन माउंटेन साउथवर्ड मूव करके कौन सा नाम लेते हैं? पटकाई बूम. फिर ये म्यांमार के साउथ से इनका नाम बदल जाता है अराकान योमा और पेगू योमा. ये देखो, ये हिमालयन माउंटेन है और ये देखो पेगू योमा और अराकान योमा. सम दिख गए? पेगू योमा, अराकान योमा, ये तो हमारे हिमालयन माउंटेन्स हैं. अब जब ये म्यांमार की तरफ जा रहे हैं, मतलब साउथवर्ड मूव कर रहे हैं, तो साउथवर्ड ये पेगू योमा और अराकान योमा दिख गई. पेगू योमा, अराकान योमा, ये हिमालयन रेंज का ही साउथवर्ड एक्सटेंशन है. पेगू योमा और अराकान योमा मतलब हैं कहाँ पर? तो हैं तो ईस्ट में, पर अब इनका मूवमेंट, इनका डायरेक्शन किस साइड जा रहा है? साउथ की साइड जा रहा है. अब हम पढ़ेंगे सदर्न प्लेट्यूज को. किसको पढ़ने वाले हैं बच्चा? सदर्न प्लेट्यूज को. अगर हम लैंडफॉर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लैंडफॉर्म में क्या था? प्लेन, प्लेट्यूज एंड माउंटेन्स. तो 3 पेनिनसुलाज हैं सदर्न एशिया के जिन्हें हम
किस में काउंट करते हैं, प्लेट्यूज में। देखो, एक है अरेबियन प्लेट्यू जो कि मिलेगा आपको साउथ वेस्ट में, दूसरा है डेक्कन प्लेट्यू जो मिलेगा साउथ में, एंड द इंडो चाइना प्लेट्यू जो मिलेगा साउथ ईस्ट में। अरेबियन प्लेट्यू कहाँ मिलेगा, साउथ वेस्ट में, डेक्कन प्लेट्यू मिलेगा साउथ में, इंडो चाइना प्लेट्यू मिलेगा साउथ ईस्ट में। प्लेट्यू ऑफ शान यूनान मिलेगा आपको शान स्टेट ऑफ म्यांमार, ठीक है, और यूनान स्टेट ऑफ चाइना। चलो, अब जो अरेबियन प्लेट्यू वो किस डायरेक्शन में मिल रहा है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन का हमेशा ध्यान रखना। डेक्कन प्लेट्यू कहाँ मिल रहा है, साउथ में। हम हर चीज़ को पामेर नॉट से ही अब डिनोट कर लेते हैं, तो पामेर नॉट के पूरे साउथ में क्या मिलेगा, डेक्कन प्लेट्यू। साउथ वेस्ट में क्या मिलेगा, अरेबियन प्लेट्यू। प्लेट्यू ऑफ शान और यूनान कहाँ मिलेगा आपको, म्यांमार में और यूनान स्टेट में। जो साल्विन और मेकॉन्ग रिवर हैं ये इन प्लेट्यूज को ड्रेन करती हैं, मतलब पानी देती हैं। अब हम देखेंगे ग्रेट रिवर बेसिन। बहुत सारी बड़ी बड़ी रिवर हैं एशिया में, है ना, जो क्रेडल हैं डिफरेंट सिविलाइजेशन का। हम बोले कि जो 4 एंशिएंट सिविलाइजेशन है उसमें से 3 तो अकेले एशिया में ही है। कौन कौन सी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हुआंग हो रिवर सिविलाइजेशन जिसको हम चाइनीज़ वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, हुआंग हो रिवर सिविलाइजेशन या हुआंग हे रिवर सिविलाइजेशन जिसको हम चाइनीज़ वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, चाइनीज़ वैली सिविलाइजेशन, और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है टिग्रिस और यूफ्रेटिस रिवर पे। तो ये 3 जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है ये अकेले कहाँ पर ही है बच्चा, एशिया में है। अकेली नाइल वैली सिविलाइजेशन या इजिप्शियन सिविलाइजेशन ये काय में आती है, अफ्रीका में। चलो, तो जो ग्रेट रिवर बेसिन है ये क्रेटर हैं ग्रेटर सिविलाइजेशन के, महान एंशिएंट सिविलाइजेशन के, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन या चाइनीज़ सिविलाइजेशन, जिसे हुआंग हो रिवर सिविलाइजेशन भी कहते हैं। बहुत सारी रिवर ओरिजिनेट होती है स्नो लेडन माउंटेन से। देखो, इतनी हाइटेड माउंटेन्स है, मैंने क्या बोला, टॉप 10 हाईएस्ट माउंटेन पीक आपको हिमालयन रेंज में मिलेगी, है ना। तो यहाँ पर इतने टॉप हाईएस्ट माउंटेन्स हैं, तो बच्चा यहाँ से जब रिवर निकलेगी तो बच्चा वो एक ऐसे एरिया से निकल रही है जो परमानेंट स्नो कवर्ड है। तो यहाँ से निकलने वाली जितनी भी रिवर्स होंगी, तो जितनी भी रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं बच्चा वो पेरिनियल होती हैं, मतलब उनमें साल भर पानी रहता है। ठीक हुई बात। Many rivers originate from snow-laden mountains and flow through the plains, bringing large quantity of fertile alluvial soil. और ये जो पेरिनियल रिवर है ये अपने साथ एलुवियल सॉइल लेके आती हैं और अपनी वैलीज में जमा कर देती हैं, डिपॉजिट कर देती हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, दिस इज़ हाउ द ग्रेट रिवर बेसिन फॉर्म्ड। इसी तरीके से ग्रेट रिवर बेसिन बनते हैं, मतलब ऐसी वैलीज ये बना देती हैं जहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। अब बेटा बहुत सारी रिवर ओरिजिनेट होती हैं इस स्नो लेडन माउंटेन से, मतलब ये जो पहाड़ें इतने हाइटेड हैं कि इनके ऊपर स्नो कवर है। अब वो रिवर जो स्नो कवर्ड एरिया से निकलेगी उसमें साल भर पानी होगा, उसे हम क्या कहेंगे, पेरिनियल रिवर। पेरिनियल रिवर हम किसको कहते हैं, दोज रिवर विच इज़ हैविंग वाटर थ्रू आउट द ईयर, तो पूरे साल पानी होता है। ये रिवर माउंटेन से नीचे की तरफ आती हैं तो अपने साथ बहुत सारी फर्टाइल सॉइल लेके आती हैं। ये अपनी जो वैलीज होती है उसमें फर्टाइल सॉइल को डिपॉजिट कर देती हैं और इसी तरीके से मोस्ट फर्टाइल लैंड एरिया बनाती हैं। इसी तरीके से बनते हैं ग्रेट रिवर बेसिन्स। अच्छा, ये जो रिवर बेसिन्स हैं ये मोस्ट पॉपुलेटेड रीजन्स भी, सबसे ज़्यादा जनसंख्या इन्हीं रिवर की वैलीज में मिलेगी। अब हम देखते हैं वैली ऑफ मेसोपोटामिया। अब मेसोपोटामिया का मतलब ही होता है बच्चा बिटवीन द रिवर, 2 रिवर के बीच में। ग्रीक वर्ड है मेसोपोटामिया जिसका मीनिंग होता है 2 रिवर के बीच में। इराक, ठीक है, कहाँ पर है मेसोपोटामिया, इराक में। दिस इज़ फॉर्म बाय रिवर। अब ये जो मेसोपोटामिया की वैली है इसको बनाती है 2 नदियाँ, यूफ्रेटिस और टिग्रिस। 2 रिवर के बीच के एरिया को हम ग्रीक में बोलते हैं मेसोपोटामिया। ये कहाँ पर है, इराक में है। कौन सी 2 रिवर, यूफ्रेटिस और टिग्रिस। दिस रिवर फ्लो इनटू पर्शियन गल्फ, और ये दोनों रिवर कहाँ फ्लो कर जाती हैं बच्चा, पर्शियन गल्फ में। फिर वैली ऑफ इंडस की अगर हम बात करें तो ये इंडिया और पाकिस्तान में बहती है। इट इज़ फॉर्म बाय द रिवर इंडस। एक तो इसमें मेन जो कंपोनेंट है वो रिवर है इंडस, और इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज भी हैं। अब ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं बच्चा, एक जो मेन रिवर होती है उसको जो छोटी छोटी रिवर पानी देती हैं उसको उस रिवर की ट्रिब्यूटरी कहते हैं। तो जो रिवर इंडस है उसकी ट्रिब्यूटरीज है रवि, झेलम, ब्यास, सतलज, चेनाब। फिर से बोलो मेरे साथ कि इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, रवि, झेलम, ब्यास,
सतलज, चेनाब। ये जो वैली है ये लार्ज एरिया को कवर करती हैं पाकिस्तान और इंडिया के। अब हम देखेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र की वैली को। इंडिया में गंगा ब्रह्मपुत्र बहुत बड़ी वैली बनाते हैं, ग्रेट प्लेन्स बनाते हैं, है ना। वैली बनाते किसके फॉर्म में? ग्रेट प्लेन्स के फॉर्म में। इंडो गैंगेटिक एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन स्ट्रेचिंग फ्रॉम रिवर इंडस वैली। वेस्ट में इंडस से शुरू होके ईस्ट में ये ब्रह्मपुत्र पे ख़त्म होते हैं, मतलब बहुत एक्सटेंसिव बड़े प्लेन हैं जो वेस्ट में बच्चा चालू होंगे इंडस रिवर से और ईस्ट में ख़त्म होंगे ब्रह्मपुत्र रिवर पे। फिर ग्रेट प्लेन्स ऑफ चाइना फॉर्म करने वाली 3 रिवर हैं, हुआंगहो, चांगजियांग, जैसे येंग्स भी कहते हैं, और शीकियांग। कौन सी 3 रिवर हैं जो ग्रेट प्लेन ऑफ चाइना बनाती हैं? हुआंगहो, चांगजियांग, येंग्स भी बोलते हैं उसको, शीकियांग। ये समझ में आ गया ना बच्चा। देखो, रिवर गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस मिलके एक बहुत बड़ा प्लेन तैयार करती हैं, जिसे ग्रेट प्लेन्स भी कहते हैं और वैली भी बोल सकते हो आप, जहाँ पर बहुत फर्टाइल सॉइल है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। आइलैंड्स, बहुत सारे आइलैंड ग्रुप भी हैं ईस्ट में, साउथ ईस्ट में, है ना। जो मेनलैंड है एशिया का, उसके ईस्ट में, उसके साउथ ईस्ट में आपको बहुत सारे क्या मिल जाएंगे? आइलैंड्स। मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स आर द अनसबमर्ज्ड पार्ट्स ऑफ ओल्ड माउंटेन्स। देखो, कुछ वॉल्केनिक माउंटेन्स थे, कुछ ओल्ड माउंटेन्स थे। ये आधे तो पानी के अंदर चले गए, मतलब सपोज करो जब सी लेवल राइज हुआ तो ये आधे तो पानी के अंदर चले गए और आधा ये जो पार्ट बचा है इसी को हम क्या बोलने लगे बच्चा? आइलैंड्स बोलने लगे। ठीक हुई बात। तो आइलैंड्स कैसे बने हैं? मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स आर अनसबमर्ज्ड पार्ट ऑफ ओल्ड माउंटेन्स एंड वॉल्केनिक माउंटेन्स। बहुत सारे वॉल्केनिक माउंटेन यहाँ थे, एक यहाँ पर सिंपल माउंटेन था, ये पानी के अंदर चला गया, सी लेवल राइज कर गया तो इतना पानी के अंदर चला गया। अभी ये जो बचा हुआ पार्ट है इसको आपने क्या बोला? Island. Most of the island are rocked by the earthquakes and volcanic activities. यहाँ पर earthquake भी आएंगे, volcanic activity होगी, क्योंकि ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आते हैं। किस में आते हैं? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का पार्ट है। अब पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है बच्चा? एक चेन है वॉल्केनोस की जो सराउंडिंग द पैसिफिक ओशन, जो पैसिफिक ओशन को सराउंड करती है इस तरीके से। और इस रिंग ऑफ फायर में बहुत सारे हमारे आइलैंड्स आते हैं, इसलिए यहाँ पर वॉल्केनो हमेशा आते रहते हैं और अर्थक्वेक भी आते रहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइलैंड है मड वॉल्केनो आइलैंड। नासाज अर्थ ऑब्जर्विंग 1 EO1 सैटेलाइट ने इसका इमेज कैप्चर किया है। कैप्चर्ड द बर्थ ऑफ न्यू आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ ग्वादर इन बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में ग्वादर के कोस्ट पर एक नया आइलैंड बना है जिसको हम मड वॉल्केनिक आइलैंड बोलेंगे। पाकिस्तान आफ्टर एन अर्थक्वेक। बलूचिस्तान कहाँ पर है बच्चा? पाकिस्तान में है। बलूचिस्तान का कौन सा कोस्ट? ग्वादर कोट। ग्वादर कोट पे एक नया आइलैंड बना है जिसे हम बोलते हैं मड वॉल्केनिक आइलैंड। ये कब बना? जब एक अर्थक्वेक आया था जिसका जो स्केल था वो 7.8 रिक्टर स्केल का था। कब आया था? 24 सितंबर 2013 में। मतलब बिल्कुल रिसेंट ही ये मड वॉल्केनिक जो आइलैंड है बिल्कुल रिसेंट ही है। ये कब बना? जब 24 सितंबर 2013 में एक 7.8 रिक्टर स्केल का जो अर्थक्वेक आया, इससे बन गया मड वॉल्केनिक आइलैंड। ये जो आइलैंड है इज ओजिंग आउट मीथेन एंड मड। ये क्या निकाल रहा है अपने अंदर से? मीथेन निकाल रहा है और मिट्टी निकाल रहा है, इसीलिए इसे मड वॉल्केनिक आइलैंड कहते हैं। इस आइलैंड से क्या यूज़ कर रहा है बच्चों? यहाँ पर ये जो वर्ड लिखा है ओजिंग, इसका मतलब क्या होता है? बहना। तो इस आइलैंड से कंटिन्यू मीथेन और मड बह रही है, इसीलिए हमने इसे मड वॉल्केनो आइलैंड बोला है। इट हैज़ बीन कन्फर्म्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी। और इस आइलैंड के बनने को किसने भी कन्फर्म किया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी में, NIO ने कहा। ठीक है, चलो अब हम कोरल आइलैंड पढ़ेंगे। दे एक्सटेंड फ्रॉम द कमचटका पेनिनसुला अप टू द मेन आइलैंड ऑफ जापान। ये कहाँ से कहाँ तक है? कमचटका पेनिनसुला से मेन जापान आइलैंड तक है। कौन से आइलैंड? कोरल आइलैंड। ये बच्चा एरियल फोटो है, ऊपर से लिया हुआ फोटो है फ्रॉम पाकिस्तान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी। पाकिस्तान का जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी उसने ये पिक्चर लिया है। ये सजेस्ट करता है कि न्यू आइलैंड मड वॉल्केनिक आइलैंड 60 to 70 फीट ऊपर है, मतलब 15 to 20 मीटर टॉल है। ये बिल्कुल रिसेंट 2013 में बना क्या है? आइलैंड, मड आइलैंड। ठीक हुई बात। क्यों इसको मड आइलैंड बोलते हैं? क्योंकि इससे मीथेन और मड ऊज हो रही है, बह रही है।
फिर फर्दर अगर हम साउथ में चलते हैं तो वहाँ पर भी आइलैंड्स मिलते हैं, आइलैंड्स ऑफ ताइवान, फिलीपींस एंड इंडोनेशिया। साउथ में हमें कौन कौन से आइलैंड मिलेंगे? ताइवान, फिलीपींस और इंडोनेशिया। मलाया आर्कीपेलगो, बच्चा आर्कीपेलगो का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। आइलैंड्स के जब बहुत सारे ग्रुप बन जाएंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? आर्कीपेलगो। तो मलाया आर्कीपेलगो को पढ़ते हैं। ये लार्जेस्ट सिस्टम है बच्चा आइलैंड्स का, आइलैंड ग्रुप्स का। ये इंडियन और पैसिफिक ओशन के बीच में है। इट इंक्लूड्स द आइलैंड ऑफ न्यू गिनी, सिलेब्स, सुलावेसी, बोर्नियो, सुमात्रा, जावा, बाली, तैमूर। तो बाली, जावा, तैमूर, बोर्नियो, सुमात्रा, सुलावेसी, गिनी, न्यू गिनी, ये सब मलाया आर्कीपेलगो का ही पार्ट है। बेटा ये इमेज है ताल वोल्केनो का, जो कहाँ पर है? बतंगास, फिलीपींस में। ये एरप्ट होना चालू हुआ जनवरी 12, 2020 में। So student, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.